तो आईपीएल 2023 अब तकरीबन आधा खत्म हो चुका है और अब धीरे धीरे हमारे सामने प्लेऑफ की तस्वीर भी खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और जो नीचे की टीम्स हैं जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, अब ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसके साथ साथ टॉप 4 की जो टीमें हैं उनका भी प्लेऑफ में पहुंचना अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। चाहे आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करो या फिर राजस्थान रॉयल्स जो कि अपने पिछले 2 मैच हार के आ रही है, तो नीचे की टीम्स भी टॉप की टीम्स को थोड़ा सा पुश जरूर कर रही हैं। और अब यहां से आईपीएल 2023 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा हम प्लेऑफ के सिनेरियो के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम बात करें क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के बारे में, कौन सी टीम अच्छी दिख रही है, कौन सी टीम कौन सी गलतियां कर रही है, नीचे की टीम्स को क्या बेहतर करना होगा टू गिव अ फाइट जो टीम्स टेबल के टॉप पर बैठी हैं। तो एक एक करके सभी 10 टीमों का बेहतरीन एनालिसिस होने वाला है और क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के बारे में भी एक एक टीम की बात होगी। सो इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार बार बार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। एंड नाउ फॉर द डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर नंबर 10 पर बैठी हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के पास कुछ थोड़े बहुत चुनिंदा ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिनसे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और मुझे ऐसा लगता था कि भले ही ऋषभ पंत इस टीम के साथ नहीं है, लेकिन ये टीम जो हमारी टीम्स फेवरेट मानी जा रही थी, जैसे आरआर हो गई, जैसे एलएसजी हो गई, जैसे आरसीबी को लोग बहुत ज्यादा फेवरेट मान रहे थे, मैं उनमें से एक नहीं था, उसके बारे में भी बात करेंगे। उनको दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी बहुत फाइट देगी, लेकिन एक तरफा पहले 5 मैच वो हारे और उसके बाद अपना पिछला मैच बहुत ही मुश्किल से कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने वो जीतने में कामयाब रहे। और डेविड वार्नर का बल्ला उस रफ्तार से शुरुआत में नहीं चला, पृथ्वी शॉ का बल्ला तो बिल्कुल भी नहीं चला। और जब टी20 की आप टीम बनाते हो तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर वो आपके पास हो तो आप भले ही बहुत ज्यादा फेवरेट ना हो, लेकिन आप सामने वाली टीम को टक्कर दे सकते हो। जैसे एक अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनके पास था, लेफ्ट और राइट हैंड डुओ था जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है टॉप 6 में। उसके बाद नंबर 3 पर उनके पास फिल सॉल्ट, मिचेल मार्श, रायली रोसो के रूप में 3 विकल्प थे। फिनिशर के रूप में उनके पास अक्षर पटेल और रॉबमन पावल थे। अक्षर पटेल का तो बहुत ही खराब इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स ने किया है, टैक्टिकली बहुत ही पुअर रहे। पहले तो उनका ऑक्शन अच्छा नहीं गया था, सारे टॉप 3 के बल्लेबाज उन्होंने अपनी टीम में भर लिए और अब प्रियम गर्ग को भी उन्होंने साइन कर लिया है जो कि एक और टॉप 3 के बल्लेबाज हैं। तो ये दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर थोड़ी सी गलती की है और उसके साथ साथ उनकी गेंदबाजी दे हैव नॉट कम गुड। चाहे आप खलील की बात करो, साकरिया की बात करो, साकरिया पर तो उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं जताया। 2-3 मैच, मेरे ख्याल से 2 मैच से ज्यादा वो नहीं खेले हैं। नागरकोटी को अभी तक मौका नहीं मिला है, फिर वो इंजर से बाहर भी हो गए, शुरुआत में उनको मौका नहीं मिला। ईशांत शर्मा को अब वो पिछले मैच में लेकर के आए हैं, 2 ओवरसीज गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं जिससे उनकी बल्लेबाजी जो पहले से कमजोर थी वो थोड़ी सी और ज्यादा कमजोर हो गई। तो टैक्टिकली दिल्ली कैपिटल्स अच्छा नहीं खेली और उनके प्लेयर्स लाइक मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ, दे हैव नॉट कम गुड और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स नंबर 10 पर आपको दिख रही है। अब क्या दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में पहुंच सकती है? देखिए रियलिस्टिकली हम और आप दोनों जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप अगर 6 में से 5 मैच हार जाते हो तो अगले 8 में से आपको पूरे 6 मैचेस 7 मैचेस जीतने होंगे, यानी कि आप सिर्फ 1 मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो। और 16 पॉइंट्स पर भी 10 टीमें आने के बाद इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आप टॉप 4 में पहुंच जाओगे, बिकॉज कई ऐसी टीम्स हो सकती हैं जो कि आपको 16 पॉइंट पे दिखें। 5 टीम कम से कम 16 अंकों तक पहुंच सकती हैं बहुत ही आराम से। और फिर नेट रन रेट का भी एक इशू होता है। तो पहले तो आप 16 पॉइंट्स तक पहुंचिए, उसके बाद नेट रन रेट भी अच्छा करिए। और 16 पॉइंट्स तक पहुंचना, 8 में से 7 मैच जीतना दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुझे यहां पर बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और अब उनको अगले ऑक्शन की अभी से तैयारी करनी होगी और नए सिरे से सोचना होगा। वहीं नंबर 9 पर सरप्राइजिंगली सनराइजर्स हैदराबाद हमें दिखाई दे रही है, जिसका टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी ज्यादा हाइप दिखाई गई थी और मैं खुद भी इस टीम को थोड़ा सा ज्यादा रेट कर रहा था। मुझे यह था कि कम से कम अगर ये टॉप 4 में नहीं पहुंचते तो ऊपर की टीम्स को ये टक्कर जरूर देंगे। एंड यू नेवर नो कि टूर्नामेंट के एंड में जिस तरीके से टीम इन्होंने अपनी बनाई थी उस लिहाज से ये टॉप 4 में पहुंचने की काबिलियत यकीनन रखते थे ऑन पेपर। लेकिन पहले तो इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसके बाद अभी आपको ये नंबर 9 पर दिखाई दे रहे हैं और 4 पॉइंट्स हैं इनके, सिर्फ 6 मैचों में से 4 मैच जीते हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। हमने देखा है कि काफी सारी टीम्स
सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से अपना गेम चेंज कर देती है। लेकिन इस टीम के साथ परेशानी यह है कि पहले तो इनके जो ओपनर्स रहे, जैसे आप बात करो मयंक अग्रवाल की, शुरुआत में अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो गए। अग्रवाल पे बहुत ज्यादा भरोसा इन्होंने दिखाया था, ही हैज नॉट कम गुड। राहुल त्रिपाठी हैज नॉट कम गुड। अब्दुल समद हैज नॉट कम गुड। वॉशिंगटन सुंदर का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है और भुवनेश्वर कुमार भी शुरुआत में उस लय में दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि उनका इकोनॉमी जरूर अच्छा है बट विकेटें उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें परेशानी कर रही हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। और ये एक लौती ऐसी टीम है जिनकी टैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी इन्होंने अपनी चीजों को समझा और बहुत जल्दी अपनी चीजों को सुधारा कि ठीक है, अभी अगर हमको स्पिनर की जरूरत नहीं है ओवरसीज तो हम आदिल रशीद को थोड़ा सा बाहर करेंगे, मार्को जेनसन को लेकर के आएंगे और मयंक मार्कंडे को खिलाएंगे। मार्कंडे ने अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन अगर आपके प्लेयर टर्न अप नहीं करते तो आप कुछ कर नहीं सकते। चाहे आप मयंक अग्रवाल की बात करो, अब वो ओपन कर रहे थे, उनको महंगा खरीदा भी था, उनके मतलब की पोजीशन भी थी और बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां भी उनको अच्छी मिली। हैरी ब्रुक ने जैसे अच्छे रन बनाए केकेआर के सामने ओपनिंग करते हुए, मार्करम ने बनाए और मयंक अग्रवाल नहीं बना पाए। पिछले 2 सीजन से वो रन नहीं बना पा रहे। तो जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता, उसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती। और अभिषेक शर्मा बीच में इंजर्ड रहे। एक मैच में उन्होंने गलती की थी जिसमें उन्होंने एक दूसरा कीपर खिलाया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, लेकिन उनको खिलाया गया था और क्लासेन को मौका नहीं मिला था। वहां पर एक टेक्टिकल चूक जरूर थी एलएसजी के सामने, बट अदर देन दैट दे वर लुकिंग गुड और सही पोजीशन पर लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं। ब्रुक को उन्होंने ओपन करवाना शुरू किया, अब अभिषेक को भी वो ऊपर लेकर के आए हैं। गेंदबाजी भी उनकी पेपर पर अच्छी थी। उमरान मलिक का भी उस तरीके का सीजन नहीं जा रहा है। तो अगर आपके प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आप और कप्तान और कोई भी फैन, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि सनराइजर्स हैदराबाद माइट टर्न इट अराउंड। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगला आधा आईपीएल उनका किस तरीके से बीतता है। वहीं अब अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 7 में से 5 मैच केकेआर भी हार चुकी है। पहला मैच उन्होंने अपना हारा था बारिश की वजह से, उसके बाद 2 बैक टू बैक इनसेन मैचेस उन्होंने जीते, एक आरसीबी के सामने और दूसरा रिंकू सिंह के 5 छक्के उनको गुजरात टाइटंस के सामने जीत दिला गए। लेकिन उसके बाद 4 बैक टू बैक हार कोलकाता नाइट राइडर्स को झेलनी पड़ी है। और केकेआर के बारे में जो हमने प्रीव्यू वीडियोस की थी, जो हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो बॉलिंग बनाई है वो ईडन गार्डन्स में बहुत पिटाई खाने वाली है। लेकिन जब पहले मैच में मैंने देखा कि गेंद स्पिन कर रही है तो थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे लगी कि शायद केकेआर की बॉलिंग उनके काम आ जाए ईडन गार्डन्स में। लेकिन एक बार जहां विकेट, थोड़ी सी बारिश वारिश हुई कोलकाता में, थोड़ी सी विकेट फ्लैट हुई, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग वहां पर कोई चांस स्टैंड नहीं करती थी। आप चाहे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उन्होंने 235 रन खा लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कोई 225 रन उन्होंने खा लिए थे। और हर मैच में अगर आप 225 रन बनवा रहे हो तो आपकी बॉलिंग किस दर्जे की है, वो भी आपकी होम कंडीशंस में, जहां पर आपका दबदबा एक समय हुआ करता था जब बॉल स्पिन किया करती थी। और जब पिछले 4 से 6 सालों में विकेट अच्छी हो गई है बल्लेबाजी के लिए तो आपको वहां पर अच्छे तेज गेंदबाज चाहिए थे। और सुनील नारायण का विकेटों के लिहाज से सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। पिछले मैच में उनसे सिर्फ 2 ओवर डलवाए गए। तो अब यह चीज भी साफ हो गई है कि जब बहुत रन पड़ रहे थे तब भी कप्तान ने उनकी तरफ नहीं देखा, नीतीश राणा ने। और यह बता रहा है कि अब सुनील नारायण पे धीरे धीरे टीम मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है अब वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। बल्ले से भी उन्होंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। पिछले 4 मैचेस से विकेटलेस चल रहे हैं और एक बार को उनका सीजन अच्छा नहीं गया तो फिर केकेआर की बॉलिंग को लेने के देने पड़ने ही थे, बिकॉज उस लेवल के बॉलर नहीं है आपके पास, उस लेवल की क्वालिटी ही बॉलिंग में नहीं थी। और चाहे कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी आप कर लो, 225 रन अगर आप बनवा दोगे तो कहां से चेस कर पाओगे। और अभी केकेआर को और मैचेस भी इस मैदान पर खेलने हैं और मुझे इनके टॉप 4 में पहुंचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर लग रहे हैं। हालांकि मैथमेटिकली अभी भी ये 7 में से 6 मैच जीतकर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप आधा आईपीएल खत्म होते होते 5 मैचेस हार जाओगे, कम से कम 50-50 का रेशियो तो आप रख ही सकते थे। 4 मैच तो कम से कम आपको जीतने ही होते हैं अगर आपको टॉप 4 की रेस में बने रहना है। तो अगर आप 5 मैच हार जाओगे तो एक के बाद एक लगातार 4 मैचेस हार जाओगे तो आपके क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो गड़बड़ा ही जाएगा। 2021 में इसी सिचुएशन से केकेआर पहुंची थी टॉप 4 में, तो लेट्स नॉट रूल देम आउट। बट उनकी टीम में मुझे ऐसा कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है जिसके बल पर मैं ये कह सकूं कि केकेआर कुड कम बैक। 2 फ्रीक मैचेस उन्होंने जीते, उसके अलावा दे वर लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी, स्पेशली देयर बॉलिंग। और मुझे लगता है कि आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। वहीं नंबर 7 पर 5 बार की आईपीएल चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने अपनी बल्लेबाजी
बल्लेबाजी के दम पर 3 अच्छे मैचेस जीते और उसके साथ साथ जो उनकी गेंदबाजी है उसने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया है, जितना टैलेंट उनके पास है। खास करके केकेआर के सामने जो वानखेड़े में मैच हुआ था, एक समय पर लग रहा था कि 200-225 रन केकेआर बना देगी, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके बाद मुंबई पुल थिंग्स बैक और कैमरन ग्रीन, राइली मेरेडिथ, अर्जुन तेंदुलकर ये आपके डेथ बॉलर थे, तो कहीं ना कहीं आपको मार तो पड़नी ही थी। और वही चीज हमने देखी पंजाब किंग्स के सामने, जब 31 रन अर्जुन तेंदुलकर ने दे दिए, जेसन बेहरेंडोर्फ को जितेश शर्मा ने मारा, कैमरन ग्रीन को भी मार पड़ी, तो वहां पर मुंबई इंडियंस की जो वीकनेस थी वो थोड़ी एक्सपोज जरूर हुई। उनकी बल्लेबाजी हमेशा से तगड़ी थी, हमने उनकी प्रीव्यू वीडियोस में भी बात की थी, उसका जो ऑक्शन रिव्यू किया था उसमें भी मैंने बात की थी कि जो इनकी बल्लेबाजी है वो जरूर ताकतवर है, अगर सारे खिलाड़ी फॉर्म में रहते हैं। अभी भी रोहित शर्मा और ईशान किशन का उस दर्जे का सीजन नहीं जा रहा है जिस तरीके की एमआई के फैंस को उनसे एक्सपेक्टेशन थी। अच्छी खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव जरूर फॉर्म में आ गए हैं, तो अभी उनका 50-50% रिकॉर्ड है, 6 मैचों में 3 जीत है, 3 हार है, और अगले 8 मैचेस में से उनको कम से कम 5 मैच अपने नाम करने हैं, विच इज मैथमेटिकली पॉसिबल। और जोफ्रा आर्चर अगर एक बार लय में आ जाते हैं, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी लेकिन पैचेस में की थी, 2 गेंद यॉर्कर 1 गेंद छोटी, 2 गेंद यॉर्कर 1 गेंद छोटी, तो अगर वो थोड़ा सा अपना मोराल पकड़ लेते हैं तो 4 अच्छे ओवर मिलते हैं मुंबई इंडियंस को। बल्लेबाजी उनकी अच्छी चली रही है, लेकिन जोफ्रा आर्चर हो गए, उसके साथ साथ बेहरेंडोर्फ हो गए, मेरेडिथ हो गए, इनको थोड़ा सा साथ निभाना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर का और अपनी बल्लेबाजी का। लेकिन राइट नाउ मुंबई इंडियंस मझधार में फंसी हुई है, देखना होगा कि उनकी बल्लेबाजी इसी तरीके से कंटिन्यू करती है। अगर रोहित और ईशान फॉर्म में आ जाते हैं तो दे कुड हैव अ सीरियस चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। वहीं शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स जो कि इस समय नंबर 6 पर है, उनकी आईपीएल की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई थी, बैक टू बैक 2 मैचेस उन्होंने जीते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। खास करके शिखर धवन की इंजरी के बाद उनको थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा, आरसीबी के सामने उनको एक बड़ी हार मिली, और उसके बाद मुंबई इंडियंस के सामने सैम करन की कप्तानी में उन्होंने काफी अच्छी वापसी की है। खास करके उनकी बल्लेबाजी ने दिखाया है कि वो बिना शिखर धवन के भी अच्छे रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, और जो उनका मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, चाहे आप जितेश शर्मा की बात करो, अभी भी आपने सैम करन ने बल्ले से उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और एक बार लियम लिविंगस्टन अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो बहुत ही तगड़ी ये बैटिंग यूनिट बन जाएगी। लेकिन टैक्टिकली अभी भी ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैंने हमेशा से बोला था कि आपको मैट शॉल जैसे खिलाड़ी के ऊपर, जो कि बीबीएल से परफॉर्म करके आए थे, ज्यादा बैंक नहीं करना चाहिए, और उनको बार बार मौका मिला जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स उनके ऊपर लगा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया है, लंबे कद के हैं, बड़े छक्के मारते हैं, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालना होगा। सिकंदर रजा जिन्होंने एलएसजी के सामने 50 मारी थी, उनको आपने बाहर बिठा करके रखा हुआ है, आप उनको अंदर लेकर के आओ। लियम लिविंगस्टन को ओपन में प्रमोट करो, शिखर धवन के साथ आप प्रभसिमरन सिंह अगर ओपन करते हैं तो आप लियम लिविंगस्टन को 3 पर खिलाओ, लेकिन जब तक शिखर धवन नहीं खेल रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह और लियम लिविंगस्टन की ओपनिंग जोड़ी बनाओ। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपके पास रजा होंगे, आपके पास शाहरुख होंगे, आपके पास सैम होंगे, आपके पास जितेश होंगे, तो एक अच्छा हैवी बैटिंग यूनिट आपकी बनती है। और उसके बाद सिकंदर रजा के रूप में आपको एक अच्छा स्पिनर अटैक भी मिलता है, और 4 स्पिनर्स आपकी टीम में हो जाएंगे, और अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो फिर आप एक पेस बॉलर एक्स्ट्रा भी खिला सकते हो एज एन इंपैक्ट प्लेयर, बिकॉज आपकी बैटिंग ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। तो ये चीजें कर सकती है पंजाब किंग्स। देखना होगा शिखर धवन कितनी जल्दी फिट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी लीडरशिप के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी की बहुत ज्यादा जरूरत है पंजाब किंग्स को। अगर वो फिट नहीं होते तो परेशानी जरूर आएगी पीबीकेएस के सामने, लेकिन इस समय पूरी तरीके से टॉप 4 की रेस में पंजाब किंग्स लगी हुई है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कई टीमों को पछाड़ते हुए, जो कि इस समय टैक्टिकली अच्छी नहीं चल रही हैं, पंजाब किंग्स हमें प्लेऑफ में दिखाई दे। वहीं पंजाब किंग्स की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी 7 में से 4 मैच अपने नाम कर लिए हैं, और नेट रन रेट अच्छा होने की वजह से वो इस समय पंजाब किंग्स से ऊपर नंबर 5 पर बने हुए हैं। हालांकि अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2 मैचों में बड़ी हार मिली, एक जो एलएसजी ने उनके 212 रन चेस कर दिए, और दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स ने जो उनको घर पे हरा दिया एक बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबले में। घर में आप जब बड़े मैचेस हारते हो, जहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर थी, खास करके रात में, वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
बैंगलोर को ये हार जरूर चुभी होगी, खास करके लखनऊ सुपर जायंट्स वाली, जहां पर उन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाया था। 80 पर 5 या 90 पर 5 हो गए थे लखनऊ के, वहां पर वो सोच रहे होंगे कि हम अगर लखनऊ को रोक देते, दिस कुड बी अ मेक और ब्रेक फॉर देयर प्लेऑफ चांसेस। विराट कोहली की फॉर्म थोड़ी सी हॉट एंड कोल्ड रही है, स्ट्राइक रेट उनका बार बार सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं, हर मैच में 30 गेंदों में 45-50 रन वो बना देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आरसीबी फैंस और आरसीबी की मैनेजमेंट विल बी टू डिसअपॉइंटेड। लेकिन अपने टॉप 3 पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, पूरी क्रीम इनकी टॉप 3 में है। मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है, केकेआर के सामने टॉप 3 फ्लॉप हुए, मिडिल ऑर्डर ढह गया। पिछले मैच में हमने आरआर के सामने देखा, एक समय 200-225 रन बन रहे थे, टॉप 3 का जैसे ही काम हुआ वैसे ही पूरा मिडिल ऑर्डर बर्बाद हो गया। आपके डीके भी उस लय में नहीं दिख रहे हैं, शाहबाज भी उस लय में नहीं दिख रहे हैं, और उसके बाद नीचे कोई बहुत ज्यादा टैलेंट है भी नहीं। अब हर्षल पटेल की गेंदबाजी थोड़ी सी अच्छी हुई है पिछले मैच में, उससे जरूर बूस्ट मिला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। जॉश हेजलवुड का अभी कोई अता पता नहीं है, तो मोर और लेस यही आपकी टीम रहेगी, और देखना होगा कि अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की क्या मिडिल ऑर्डर अच्छा आता है। अगर मिडिल ऑर्डर अच्छा आता है तो दे कुड रियली गिव अ टॉप रन टू द टॉप टीम्स क्वालिफाई करने के लिए फॉर द प्लेऑफ्स, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स अ 50-50 चांस फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और पर्सनली मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, बिकॉज 7 मैचेस हैं, 7 मैचेस में से 4 मैचेस आपको जीतने हैं, 7 में 4 आप ऑलरेडी जीत चुके हो, तो मैथमेटिकली एक बहुत ही अच्छा चांस है। और लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर आपको परफॉर्म नहीं करता, तब आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। 6 में से 4 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस इस समय नंबर 4 पर काबिज हैं, और डिफेंडिंग चैंपियंस को जो राजस्थान रॉयल्स के सामने हार मिली और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने हार मिली, वो उनको बहुत ज्यादा चुभ रही होगी, बिकॉज दोनों ही मैचेस उनकी जेब में थे। खास करके केकेआर के सामने जो रिंकू सिंह ने उनके साथ किया, उससे थोड़ा सदमा उनको जरूर लगा होगा, बट मेंटली टीम बहुत ही स्ट्रांग है, मेंटली टीम के कप्तान बहुत ही स्ट्रांग है, लीडरशिप बहुत ही काम है, चाहे कोच हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, खुद कप्तान हो, तो ये चीज गुजरात टाइटंस को जरूर यहां पर मदद कर रही है। और जो उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने उन्होंने मैच जीता, उससे उनका जो हारे हुए मैच थे उसकी यादें जरूर धुंधली हुई होंगी। एक अच्छा मैच उन्होंने भी जीता है, लेकिन गुजरात टाइटंस को यहां पर थोड़ा सा अपनी प्लेइंग 11 में ट्वीक करना पड़ रहा है, बिकॉज हमने देखा कि हार्दिक पांड्या नंबर 3 पर खेल रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर का इशू हो रहा है, थोड़ा सा इंजरी कंसर्न्स भी उनकी टीम में रहे। यश दयाल उसके बाद बाहर हो गए, उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, और जोशुआ लिटिल को मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे ख्याल में एक लेफ्ट आर्म सीमर अगर आपकी टीम में रहता है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा आपके पास वैरायटी रहती है और कॉन्फिडेंस रहता है। बट ओवरऑल अच्छी टीम दिखाई दे रही है, जैसे कि हमें उम्मीद थी, और उसके बाद एक नए गेंदबाज के साथ भी जा रहे हैं, नूर आलम के साथ, तो वहां पर भी उनको अच्छी गेंदबाजी की वैरायटी मिल रही है, जहां पर कंडीशंस मदद कर रही है। तो हर कंडीशंस के लिए टीम उन्होंने तैयार करके रखी थी, बस थोड़ी सी बल्लेबाजी अगर उनकी थोड़ी सी और बेहतर हो जाए और शुभमन गिल थोड़े से और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाए, तो गुजरात टाइटंस को टॉप 4 में पहुंचने से रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट अच्छा होने की वजह से वो अब नंबर 3 पर बैठे हुए हैं। लेकिन टैक्टिकली लखनऊ सुपर जायंट्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल टीम्स ऑफ आईपीएल 2023, और ये जो 3 मैच वो हारे हैं, मोर और लेस इनके टैक्टिकल ब्लंडर्स की वजह से ही हारे हैं। जो इन्होंने आरसीबी के सामने मैच जीता, उसमें निकोलस पूरन की बल्लेबाजी जल्दी आ गई तो ये जीत गए। अगर इनका टॉप ऑर्डर और अपर मिडिल ऑर्डर जिसको बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा और अगर रन बनाता, थोड़ा सा और क्रीज पर टाइम बिताता, तो पूरन की बल्लेबाजी 16वें-17वें ओवर में आती और फिर वो मैच जीत ना पाती लखनऊ सुपर जायंट्स। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से केएल राहुल की तो कप्तानी से लेकर के उनकी बल्लेबाजी सब पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कप्तानी का थोड़ा गलत क्रिटिसिज्म हो रहा है, कप्तानी उनकी ठीक रही है, खास करके पिछले 2 मैचेस में। जो एक आरआर के सामने उन्होंने मैच जीता, उसमें उनकी कप्तानी अच्छी थी, बट बल्लेबाजी में ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, क्योंकि आपको अगर पहले तो आप मेडन खेल लेते हो, उसके बाद आपको अगर अच्छी स्टार्ट मिल भी जाती है, 25 गेंदों में 40 रन बना करके आप खेल रहे होते हो, उसके बाद आप 60 गेंदों में 65, 68 रन ही बना पाते हो, तो उसका तो क्रिटिसिज्म आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स का। जबरदस्ती आप कृणाल पांड्या को नंबर 3, नंबर 4 पर खिला रहे हो, आप उसके बाद निकोलस पूरन को 6 पे खिला रहे हो, स्टोइनिस को 7 पे खिला रहे हो, बदोनी को स्टोइनिस से पहले भेज
रहे हो और कई कई मैचेस में आप इंपैक्ट प्लेयर होने के बावजूद भी नंबर 8 तक आपकी बल्लेबाजी नहीं थी, विच इज अ हॉरिबल डिसीजन इन माय ओपिनियन। और टैक्टिकली वन ऑफ द मोस्ट पुअर टीम्स लखनऊ सुपर जायंट्स रही है और इसी वजह से जो 3 मैच वो हारे हैं उसकी यही वजह है कि आपका टैक्टिकली ब्लंडर रहा है और उसके साथ साथ आपके जो कप्तान है, जो आपके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, ही हैजंट कम गुड आल्सो। और इसी वजह से अगर धीरे धीरे करके लखनऊ सुपर जायंट्स नीचे भी खिसकती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, लेकिन इनकी टीम का बैलेंस इतना अच्छा है कि ये नंबर 3 पर बने हुए हैं। तो आगे इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या लखनऊ अपनी गलतियों से सीखती है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। एक समय अपने 5 में से 4 मैच जीतकर नंबर 1 पर पहुंचने की बहुत बड़ी दावेदार राजस्थान रॉयल्स दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको पिछले 2 मैचों में बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा है। एक तो वो मैच हार गए लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो थोड़ा सा उनकी गाड़ी पर विराम जरूर लगा है, बट आई थिंक जिस तरीके से टीम का मोराल रहा है, जिस तरीके से टीम का मोमेंटम रहा है, जो एक मैच वो हारे एलएसजी के सामने वो बहुत क्लोज था, शुरुआत में जो पीबीकेएस के सामने वो एक मैच हारे वो बहुत क्लोज था, पिछला मैच जो आरसीबी के सामने हारे वो भी आखिरी ओवर में जाकर के हारे वो भी बहुत क्लोज था। तो एक तरफा मैच ही अभी तक नहीं हारे हैं और जहां पर इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब होती है वहां पर ये चीजों को कंट्रोल करते हैं, मैच में वापसी करते हैं, ऑपोजिशन को अच्छी फाइट देते हैं, टीम में अच्छा बैलेंस भी नजर आ रहा है। बोल्ट और संदीप शर्मा से अगर आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करवा रहे हो और आपका इकोनॉमी 8.5 का है, देन यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट पुअर पेपर पर बॉलिंग अटैक दिखाई दे रहा था जहां तक डेथ ओवर्स की बात है। और संदीप और बोल्ट अगर आपको चहल के साथ डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके दे रहे हैं तो आपकी बल्लेबाजी में इतना दम है कि वो आपको मैचेस जितवा पाए। हालांकि पिछले 2 मैचेस में बल्लेबाजी उस लेवल पे परफॉर्म करने में कामयाब नहीं रही है, बट आई एम श्योर कि राजस्थान रॉयल्स हमें प्लेऑफ खेलती हुई जरूर दिखाई देगी। वहीं इकलौती टीम जो अभी तक 5 मैच जीतने में कामयाब रही है, यानी कि थाला धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, उनका प्लेऑफ में पहुंचना मेरे हिसाब से अब तकरीबन कंफर्म हो गया है बिकॉज 7 में से सिर्फ 3 मैच ही उनको जीतने हैं और लेट्स बी ऑनेस्ट वो 3 से ज्यादा जीतने वाले हैं बिकॉज अभी चेपॉक पर उनको काफी सारे मैचेस खेलने हैं और वहां पर उनको हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जिस तरीके की टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स की, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट थे कि क्या ये पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से धोनी ने अपने रिसोर्सेस को मैनेज किया है वो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। आकाश सिंह जैसे युवा खिलाड़ी, तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, पथी राणा ने आरसीबी के सामने अच्छी गेंदबाजी करके दी उनको और उनकी बल्लेबाजी ने जो खराब बॉलिंग अटैक्स है, दे हैव कैच्ड इन अ लॉट ऑन दोस बॉलिंग अटैक्स। आपने देखा कि केकेआर का बॉलिंग अटैक वीक था, परिस्थितियां अच्छी थी, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, दे एब्सोल्युटली कैच्ड ऑन इट। आरसीबी का बॉलिंग अटैक उनके मतलब का था, शिवम दुबे को उन्होंने थोड़ा सा ऊपर भेजा मोइन अली से एंड दे कैच्ड ऑन इट। ऋतुराज और कॉनवे में से दोनों ही अच्छी शुरुआत देते हैं और दोनों में से अगर एक बंदा 6 ओवर पार कर जाता है तो फिर वो लंबी बारी खेलने को देखता है और उसके बाद अंबती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली जैसे खिलाड़ी हो गए, वो थोड़ा सा गेम को और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और थोड़े से ज्यादा स्ट्राइक रेट से कोशिश करते हैं। तो उनकी ये स्ट्रेटजी रही है कि वीक बॉलिंग अटैक्स को वो पूरी तरीके से कैच करते हैं। अजिंक्य रहाणे, बॉय ओ बॉय हैज ही कम गुड इन दिस आईपीएल 2023, टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर के अभी तक उन्होंने अपने टी20 गेम पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये फ्लूक है, धोनी की कप्तानी का कमाल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कप्तानी का कमाल हो सकता है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया गया हो, बट उन्होंने पिछले 2 से 4 महीनों में इस आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की है, थोड़ा सा मसल भी उन्होंने गेन किया है, थोड़ी सी अपनी पावर भी बढ़ाई है एंड ही इज लुकिंग डैम गुड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उनको जो मौका मिला मुंबई इंडियंस के सामने उनकी हल्की गेंदबाजी का उन्होंने फायदा उठाया, आरसीबी की हल्की गेंदबाजी का उन्होंने फायदा उठाया, केकेआर की हल्की गेंदबाजी का उन्होंने फायदा उठाया, एलएसजी की गेंदबाजी हल्की नहीं थी लेकिन उसके सामने भी बेहतरीन क्रिकेट खेला चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो जहां पर गेंदबाजी अच्छी रही है, जैसे पहले मैच में जीटी की गेंदबाजी अच्छी थी, वहां पर सीएसके इतने ज्यादा रन नहीं बना पाई, जीटी ने वहां पर उनको अच्छी बॉलिंग करके रोका। तो ये चीज चेन्नई सुपर किंग्स ने ठान ली है कि जहां हमें मौका मिलेगा हम मैच को पकड़ लेंगे और मैच को नहीं छोड़ेंगे। गेंदबाजी उनकी थोड़ी सी कमजोर जरूर है, बेन स्टोक्स फिट नहीं है, दीपक चहर फिट नहीं है, मगाला फिट नहीं है, मुकेश चौधरी उनके पास नहीं है, बट आफ्टर ऑल दिस सेटबैक्स आल्सो चेन्नई सुपर किंग्स एक कमाल की टीम दिख रही है और सिर्फ उनको 3 मैच जीतने हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस बार महेंद्र सिंह धोनी की टीम एक बार फिर से हमें प्लेऑफ में खेलती हुई जरूर दिखाई देगी। तो अभी तक आईपीएल 2023 के आधे सीजन पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपकी फेवरेट टीम कैसा कर रही है, क्या आपकी फेवरेट
फेवरेट टीम प्लेऑफ में पहुंच रही है, और आप क्या इस एनालिसिस से सहमत हो या नहीं। बिकॉज आईपीएल 2023 जब आधा हो जाता है तो प्लेऑफ की रेस थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस हो जाती है हर आईपीएल सीजन में, और इस साल भी हमें ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से एक के बाद एक नेल बाइटिंग फिनिश हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग ढेर सारे मैचेस हो रहे हैं, उससे आईपीएल 2023 की प्रेडिक्शन इस समय भी करना पूरी तरीके से जायज नहीं होगा। बट मैंने थोड़ा सा अपना गणित लगा करके और टीमों को थोड़ा सा एनालाइज करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.